प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी। सरकार कानून लेकर आई थी, कानून में कई सारी धाराएं थीं, कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। अब यही सब जब व्यवहार होता है तो लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के लिए है भी कि नहीं है, कि भारत के लोगों का या भारतीयों का, हिंदुओं का, भारतीय समाज का, भारतीय सरकार का भला करना चाहता भी है कि नहीं चाहता है, किसको ताकत दे रहा है। अब देखिए किन धाराओं पर लगाया है। पहला लगाया है कि जहाँ तक संभव हो, जो वक्फ एक्ट का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो वक्फ बोर्ड का, वो एक मुसलमान होना चाहिए। सेकुलरिज्म के ज्ञान की कहानियाँ हिंदुओं को सुनाते सुनाते सुप्रीम कोर्ट का मतलब उनका थकते नहीं हैं। वो हिंदू केसेस पर बैठे हुए हैं, सालों साल बैठे हुए हैं। काशी पर, मथुरा पर, भोजशाला पर, तमाम इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं जहां हिंदू प्रताड़ित है, वहां पर बैठे हुए हैं। पर हिंदुओं की भूमि पर, और सिर्फ हिंदुओं के नहीं, सिर्फ सरकारी भूमि पर भी यदि कब्जा हो जा रहा है वक्फ बोर्ड का, वो दावा कर दे रहा है, तो पहले सरकार यह प्रावधान लेकर आई थी कि यदि सरकारी भूमि पर भी वक्फ बोर्ड का दावा है, तो जब तक मसले का हल नहीं हो जाता, विवाद सुलझा नहीं लिया जाता, तब तक वह सरकारी भूमि मानी जाएगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा पर रोक लगा दी कि नहीं, जब तक फैसला नहीं होगा तब तक वो वक्फ एक्ट का ही माना जाए, वक्फ बोर्ड का ही माना जाएगा। सरकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहते हुए, सरकारी पैसे से, सरकारी तनख्वाह से चलने वाले जज साहब लोग वक्फ एक्ट को, वक्फ बोर्ड्स को सरकारी ज़मीनों पर अधिग्रहण करने की पूरी छूट दे रहे हैं, इस प्रकार से ऐसा लगता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना एक केस लड़ा था, अपने अंदर की ज़मीन जो उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, और जब जीता तब जाके वो अपनी ज़मीन छोड़ा पाया वक्फ बोर्ड से। तो क्या तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर की वो जो भूमि थी जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था, वो वक्फ बोर्ड की थी जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता उसका? दूसरा, इसका फैसला ट्रिब्यूनल करेगा। ट्रिब्यूनल में कौन है? मुसलमान है। सारे के सारे वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में मुसलमान है। यदि कोई पहला कहीं विवाद आता है ज़मीन का, तो सबसे पहले आप जुडिशरी नहीं जा सकते, आपको ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। वो ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड का है, उसमें सारे मुसलमान भरे पड़े हैं। और यह सुप्रीम कोर्ट जो सारे गवर्नर्स को और यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी यह एक क्या कहते हैं, चेतावनी देता है कि 3 महीने के अंदर आप अपने बिल्स को साइन करके भेज दीजिए, वरना यह अपने आप मान लिए जाएंगे कि वह साइंड है आपके माध्यम से। जो समय सीमा राष्ट्रपति पे लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो इस ट्रिब्यूनल पे कोई समय सीमा नहीं लगा रहा है। कह रहे कि नहीं, आप लोग अपना मुद्दा चाहे जब तक सुलझाएं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करो। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट चुनी हुई सरकारों के अधिकारों में घुसने का प्रयास करता है, कल भी एक इलेक्शन कमीशन के साथ SIR पर बहस हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या SIR का एक समय तय किया जा सकता है? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई, मैं भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हूँ, मुझे संविधान अधिकार देता कि जब चाहूँगा तब SIR करूँगा। आज करना हो, आज इच्छा हो, 1 साल बाद, हर 2 साल पे, हर 1 साल पे, ये हमारी इच्छा से होगा, आपके कहने से नहीं होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट लगातार हम देखते हैं कि चुनी हुई सरकारों के कार्यक्षेत्र में घुसने का प्रयास करता है, वह अपनी जुडिशरी का सारा कार्य वक्फ बोर्ड को सौंप दे रहा है कि ज़मीन भूमि के ट्रिब्यूनल के, वक्फ बोर्ड के जो जितने वक्फ बोर्ड के द्वारा अधिग्रहित ज़मीनें जो हैं, जो दावा ठोक दे रहे हैं, उनका फैसला आप ही करें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम फौजदारी और इसका उसका मुकदमा हम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आधा काम करिए। किसको ताकत दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? DM के अधिकार को कटौती किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया है, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल मेंबर्स को और क्या कहते हैं, उनके अधिकारियों को। वो ये कहते हुए कि भाई देख लीजिएगा,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुसलमान ही होना चाहिए। कहाँ डीएम मध्यस्थता करता, यदि कोई ज़मीन पर विवाद होता तो डीएम मध्यस्थता करने का उसको सरकार ने अधिकार दिया था। भाई सरकार यूपीएससी कराती है, इतना बड़ा हज़ारों लाखों में से एक आदमी चुनती, कहती कि ये हमारा काम करेगा, उसके पावर छीन ले रहा है सुप्रीम कोर्ट। किसके लिए फेवर में? वक्फ बोर्ड के फेवर में। एक उन्होंने एक और प्रावधान पर रोक लगाई है, पर ये शायद उन पर उल्टा पड़ जाए, कि राज्य सरकार ने यह कहा कि कोई आदमी अगर कल मुसलमान हो जाता है या 2 दिन पहले मुसलमान होता है तो क्या उसको अधिकार मिलेगा कि अपने पिता की संपत्ति वक्फ को दे दे? पिता हिंदू रहे, जीवन भर कुछ किया, कमाया धमाया, और फिर उसके बाद पूरा परिवार जो है किसी तरह संपत्ति बनाते हैं ताकि जीवन में उनका कभी गुजारा अपन आराम से होता रहे। बेटा किसी दिन कन्वर्ट कर गया, इस्लाम में चला गया, वो उसने उठा के वक्फ बोर्ड का संपत्ति दे दी। ये क्या मजाक है? ये भी चल रहा था। तो इस पर सरकार ने कहा कि भाई कम से कम अगर इस्लाम में कन्वर्ट होने की इतनी इच्छा, 5 साल रहो तो सही, और जो संपत्ति मिले जीवन में उसको दान करना करो, नहीं करना मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी, ये कहते हुए कि किसी सरकार के पास ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि हम पता कर सकें कि कौन 5 साल से मुसलमान है, कौन 4 साल से, कौन 3 साल से। कहे कि पहले ये व्यवस्था बनाइए। तो ठीक है, अब राज्य सरकारें बनाएंगी व्यवस्थाएं, पता करेंगे कि कौन कब मुसलमान बना, कितना परिवर्तन कब हुआ, 4 साल पहले हुआ, 5 साल पहले हुआ। अब देखिए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन इसका चालू होगा, मैक्सिमम लोग कह देंगे हम तो 6 साल पहले बन गए थे, हम तो 7 साल पहले बन गए थे, हम तो 8 साल पहले बन गए थे। नए नवेलों को भी अगर भर्ती कराया जाएगा तो भी अब या तो आधार में तय हो कि भाई आज हिंदू हो के कल हो, या एक जो होता है ना कि घोषणा करनी होती है कि मेरा नाम बदल गया है, ये घोषणा कब किया आपने, अब इसका भी सरकारी डेटाबेस रखा जाएगा, पता तो चले किस रेट से कन्वर्जन हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये कुछ प्रावधान हैं जिसमें सारे कानून पर रोक नहीं लगाई है, पर उससे कुछ धाराओं पर रोक लगा दी। सबसे अद्भुत तो ये थी कि सरकारी ज़मीनों पर यदि सरकार कब्जा कर ले रही है जो कि वक्फ बोर्ड के द्वारा अधिग्रहित है या उसके द्वारा दावा ठोका गया है, तो वह भूमि जब तक विवाद सॉल्व नहीं होता है वो रहेगी वक्फ बोर्ड के पास। आप जानते हैं एक और ज़मीन का मसला होता है, जब ये हुआ कि हरिजनों की ज़मीन जो है ज़्यादा खरीदी जा रही थी, बेची जा रही थी, शहरों का जब विस्तार हो रहा था, तो यह कानून आया कि एक हरिजन ही हरिजन को अपनी ज़मीन बेच सकता है, और यदि उसको करना हो तो एक 143 या डीएम परमिशन वगैरह लगती थी, तब वो किसी दूसरी जाति के लोगों को ज़मीन बेच सकता था। ठीक है, इस कानून में यदि एक यह भी प्रावधान था कि यदि गलती से किसी हरिजन ने किसी सवर्ण को या किसी भी जनजाति को बेच दिए ज़मीन, तो वह ज़मीन अपने आप राज्य सरकार में चली जाती थी, वो राज्य सरकार की ओनरशिप में आ जाती थी कि भाई आपने कानून का उल्लंघन किया, आप यह कार्य नहीं कर सकते थे। यदि वह रजिस्ट्री खारिज होती थी तब जाके वापस उनको मिलती थी जिसकी वो ओरिजिनल ओनरशिप में थी। यहाँ तो यह भी नहीं कह रहा कि ये जो भूमि है ये राज्य सरकार के पास चली जानी चाहिए। यदि विवादित है तो आप सोचिए क्या मैं शब्द का नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, क्या व्यवहार है कि एक केस में वह ज़मीन अगर विवादित है तो राज्य सरकार के पास चली जाएगी, और मुसलमान के फेवर में है तो वो वक्फ बोर्ड के पास रहेगी, वो सरकार के पास नहीं जाएगी अगर विवाद है उस भूमि पर। तो ये चल रहा है। फिर ऐसी व्यवस्थाओं पे आदमी अगर सवाल उठाता है कि किसको फेवर करने के लिए, क्या लेकर क्या देकर, कौन सी, ये आखिर इतना क्यों आप मुसलमानों के प्रति आपकी इतनी सहृदयता है? क्या भारत भूमि पर हिंदुओं के पास एक भारत भूमि तो है, उसकी व्यवस्था में भी एक 2 कौड़ी की फर्जी विचारधारा सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं की भूमि, भारतीयों की भूमि इस प्रकार से आक्रांताओं को दी जा रही है। और उसमें यदि चुनी हुई सरकार, हिंदू मैक्सिमम क्या करता है, ज़मीन पे सड़क पे तो उतरता नहीं है दंगा करने, वो अपनी सरकार चुनता है, संविधान के अंतर्गत संविधान का पालन करता है, वोट देता है, और जब अपनी सरकार चुनता है, जब उसकी सरकार उसकी इच्छा अनुसार
एक कानून लेकर आती है तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है जिसको खुद नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनना कैसे जाता है। ये प्रक्रिया किसी को नहीं पता है, किसका चाचा, किसका भतीजा, किसका दोस्त, किसका यार का बेटा, कौन क्या किस प्रक्रिया से। एक प्रक्रिया अभिषेक मनु सिंघवी की है यूट्यूब पर कि जब वो जज बना रहे थे, शायद वह भी प्रक्रिया में शामिल हो। इन प्रक्रियाओं से बनने वाले जज चुनी हुई सरकारों के इस बड़े जो रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए थे उसमें उनका यह दखल है। जमाता इस्लामी के केस इनका तुरंत सुन लेते हैं 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर। विष्णु जैन जी भटकते रहते हैं 13 साल से। 2013 का वक्फ एक्ट का संशोधन पे जो कांग्रेस सरकार लाई थी उस पर विष्णु जैन जी जब जाते हैं तो 13 साल दौड़ाया गया उनको। और जब भारत सरकार उसी वक्फ एक्ट में अपना संशोधन करके लाती है मोदी सरकार, तो उसको सुनने के लिए तत्काल बैठ जाते हैं लोग। स्टे नहीं दे पा रहे थे बस, लेकिन आज कुछ प्रावधानों पर स्टे दे दिया है। किसके लिए काम कर रहे हैं? भारत में ही बैठे हो ना भाई, भारतीय हिंदुओं के ही टैक्स पेयर से तो तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है, या पूरी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की चल रही है या जुडिशरी की चल रही है। इसमें हिंदू समाज को ही क्यों काटने में लगे हुए हो आप? आपकी सारा सेकुलरिज्म का ज्ञान, सारा जो उतरता है वो हिंदुओं पर ही क्यों उतरता है? सारे केसेस हिंदुओं के क्यों रोक रखे हैं आपने? मैं हिंदू कॉज वाले केसेस की तो बात कर रहा हूँ, साथ में मैं जो इनके यहाँ पेंडिंग केसेस हैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। 1 लाख से ज़्यादा केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप ब्रांचेस क्यों नहीं खोल देते हो देश भर में? 4-4, 5-5, 6-6 ब्रांचेस, हर हाई कोर्ट की 2-2, 3-3 ब्रांचेस हैं, बेंचेस हैं। इनकी सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, चेन्नई में, मुंबई में। इनके लिए पूरे देश भर से दिल्ली में जाओ लड़ने के लिए केस। 36 लोग ही डिसाइड करेंगे बैठ के। और क्या डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे। राम मंदिर के लिए तरसा के रख दिया। 2009 में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, 2019 में जाके फैसला किया जब मोदी सरकार दोबारा चुन के आ गई। एक बार अखिलेश यादव को नहीं बोला कि तुम वो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करा के क्यों नहीं दे रहे हो? एक ऑर्डर दे दिया 2014 में, हाँ ट्रांसलेट करा के दे देना, तब तक हम केस नहीं सुनेंगे। 17 में योगी जी आए तब जाके ट्रांसलेट करा के दिया, तब जाके इन्होंने सुनना शुरू किया। और सबूत इतने पक्के कि 17 में सुनवाई शुरू होती, 19 में फैसला आ जाता। 2 साल के अंदर फैसला आ गया। इसका मतलब है कि आपको पता था कि ये फैसले में जो हिंदुओं के फेवर में आपसे टरका रहे थे, टाल रहे थे। तो निशिकांत दुबे जी जो कह रहे हैं कि आप ही लोग की वजह से दंगा होगा, तो ये अब क्या कहा जाए इस बारे में? वकीलों की आमदनी का और छोर नहीं है, जैसा आप लोग के खर्चे का और छोर नहीं है। अतः ही पता नहीं कि दोनों में संबंध है कि नहीं है। वकील लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कर रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए आपके नाक के नीचे ले रहे हैं। किस बात का करोड़ों रुपया ले रहे हैं भाई? सिर्फ इस बात का कि एक वकील जाएगा, उसको केस पहले मिल जाएगा, उसको डेट मिल। रोस्टर आज 50 केस लगे हैं, आज अधिकार ये है कि पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पेशकार ने लगा दिया, चलो ठीक। अब किस कारण से लगा वो आप लोग बेहतर जानते हैं, कैसे नंबरिंग होती है केसेस की। आज यदि वो केस नहीं लगा तो नहीं, ऐसा नहीं हो कि कल अपने आप वो लग जाएगा। नहीं 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 नहीं, कल फिर उसके लिए नया रोस्टर। किसका केस कब सुनना है इसका अधिकार हमारे पास है। अरे आप अर्जेंट केसेस के लिए 2-4 कोर्ट्स अलग कर दीजिए कि अर्जेंसी में कोई केस आ रहा है आप उसको सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी को तो नॉर्मल फंक्शन करने दीजिए। जो पेंडिंग है, जो नंबर आपके पेंडिंग उस हिसाब से लगे। नहीं नहीं नहीं, आज लगा 3 महीने बाद डेट, अब फिर तीसरे महीने भी नहीं आया, फिर चौथे महीने। कुछ भी हो रहा है, मजाक चल रहा है। हिंदू एक संविधान, अब मेरा बस एक ही सवाल है, हिंदू समाज तो संविधान से बंधा हुआ है। ये संविधान क्या भारत से बंधा हुआ है? ये भारत को बांध कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस व्यवहार से तो यही समझ में आता है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध।